हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है 1991 से आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति। गाइज, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे अच्छी बात ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। मोस्टली जो एमसीक्यू बनते हैं, एक से एक एमसीक्यू आपका जो है इस चैप्टर से आपका बनता है। आज आपको जो है मैं आपको 40 ऐसे एमसीक्यू के रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है, टर्म 1 के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इन क्वेश्चनों की कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप गाइज बहुत ही अच्छे से जो है प्रिपेयर करके जाइएगा और ये पीडीएफ आपको जो है किस तरीके से मिल सकती है ताकि आपको रिवीजन में जो है इजी हो सके, वो भी जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि आपको कैसे ये पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन सीधा कैसे आ सकता है, घुमा के कैसे आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आएगा पलट के कैसे आएगा, कैसे उसका आंसर लिखना है, सारी की सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है गाइस, इसमें कहता है कि भारत में जो आर्थिक सुधार हैं उसको कब प्रारंभ किया गया, 1951 में, 1985 में, 1991 में या 2001 में। तो इसका जो आंसर है वो है 1991 में भारत ने जो है आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया था। अगर गाइज आपसे वो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भारत ने नई आर्थिक नीति को कब अडॉप्ट किया या नई आर्थिक नीति का प्रारंभ कब हुआ, तो भाई उसका आंसर भी 1991 ही होगा। आपको इस चैप्टर के अंदर दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, क्या कि भाई जो नई आर्थिक नीति है या जो आर्थिक सुधार हैं वो दोनों सेम ही चीजें हैं, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। तो चाहे वो आर्थिक सुधार पूछे चाहे वो आपसे नई आर्थिक नीति पूछे, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो क्वेश्चन अगर में ये बन जाए कि भारत में नई आर्थिक नीति का प्रारंभ कब हुआ, तो भाई उसका आंसर भी 1991 ही होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको बता दिया क्या करना है आपको। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि 1990 से लेके 1991 में जब ये संकट का टाइम चल रहा था तो उसके टाइम पे भुगतान शेष के चालू खाते का जो घाटा है वो जीडीपी का कितने प्रतिशत था। तो गाइज ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है कि 2.5% जो है ये जीडीपी का 2.5% जो है भुगतान क्षेत्र के चालू खाते का घाटा था, जो कि बहुत ही ज्यादा था। तीसरे क्वेश्चन में कहता है सेम यही क्वेश्चन है लेकिन अब की बार पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा कितना था, जीडीपी का राजकोषीय घाटा कितना था 1990 से लेकर 1991 में। तो आपको ये ध्यान रखना है 8.4% जो है ये राजकोषीय घाटा था जीडीपी का, जो कि गाइज बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है, सरकार जितना भी उधार लेती है, सरकार की जो बोरिंग्स होती हैं उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो जीडीपी का 8.5% जो है वो बोरिंग्स ही है। तो भाई ये तो जो है बहुत ही ज्यादा है। ऊपर वाले में चालू खाते का घाटा पूछ रहा था, नीचे वाले में राजकोषीय का पूछ रहा था। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में कहता है कि 1991 में LQP का जो प्रतिस्थापन है वो किसने किया। मतलब 1991 से पहले क्या चलता था, लाइसेंस कोटा परमिट, पहले ये चलता था गाइज। ठीक है, लाइसेंस कोटा परमिट चलता था, LQP की फुल फॉर्म है लाइसेंस कोटा परमिट। लेकिन अब क्या चलता है, अब चलता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो LPQ का प्रतिस्थापन मतलब इसका स्थान किसने ले लिया, इसका स्थान जो है LPG ने ले लिया। पांचवें क्वेश्चन में कहता है कि नई आर्थिक नीति की क्या प्राथमिकता है, मतलब नई आर्थिक नीति किस चीज पे फोकस करती है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उत्पादन को बढ़ाना, उद्योगों का विकास करना, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट करना, या इनमें से सभी। सो गाइज नई आर्थिक नीति कह लीजिए या आर्थिक सुधार कह लीजिए, दोनों की जो प्राथमिकता है, दोनों की जो प्रायोरिटी है वो ये है कि भैया उत्पादन बढ़े, नई नई इंडस्ट्रीज लगे, ह्यूमन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट हो। तो इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आर्थिक सुधार बोले या नई आर्थिक नीति बोले, दोनों एक ही बात है। अगले क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कहता है कि जो नई आर्थिक नीति है या जो आर्थिक सुधार है उसको क्या कहा जाता है, एल-टर्न, एस-टर्न, यू-टर्न या इसमें से कोई नहीं। सो गाइज जब हमने 1991 में आर्थिक सुधारों को अपनाया तो उससे इकोनॉमी ने जो है उससे इकोनॉमी के अंदर एक बहुत ही बड़ा जो है यू टर्न आया। ठीक है, इसको यू टर्न के नाम से जाना जाता है। आर्थिक सुधार पूछ ले या नई आर्थिक नीति पूछ ले, दोनों का आपको ध्यान रखना है। अगर वो आपसे बोले 1991 के आर्थिक सुधारों को क्या कहा जाता है तो उसको भी यू टर्न कहा जाता है और नई आर्थिक नीति को भी यू टर्न कहा जाता है, दोनों सेम ही चीजें हैं।
उसके बाद कहता है कि भारत के विदेशी विनिमय कोष इतने कम हो गए थे कि वह कितने दिन का आयात के लिए भी काफ़ी नहीं थे। मतलब क्या हुआ, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है 1990 तक आते आते बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, और इतना कम हो गया था कि हम जो है 10 दिन का आयात करने के भुगतान के भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 10 दिन, 10 इतना भी हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी कि हम 10 दिन के आयात के बिलों का भुगतान कर सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8वें क्वेश्चन में कहता है कि भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लो प्राइस गुड्स, या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या लाइसेंस कोटा परमिट। तो गाइज एलपीजी का जो पूरा नाम है वो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, पहले क्या चलता था? पहले ये चलता था एलक्यूपी, लाइसेंस कोटा परमिट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जब ये आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति का निर्णय लिया गया था तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे जो गाइस प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जब आर्थिक सुधार जब लागू किया गया, जब नई आर्थिक नीति को लाया गया तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो उस समय जो वित्त मंत्री थे वो गाइज मनमोहन सिंह थे। ठीक है, मनमोहन सिंह को जो है ना गाइज, ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी आ सकता है कि नई आर्थिक नीति का फादर जो है वो किसको कहा जाता है? गाइज मनमोहन सिंह को जो है नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधारों का जो है फादर माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। उस टाइम पे ये वित्त मंत्री थे और प्रधानमंत्री जो थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे गाइज। 11वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कहता है नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित किया जाता है? ये क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछे कि आर्थिक सुधारे में किसको सम्मिलित किया जाता है तो भी एक ही बात है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि नई आर्थिक नीति के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं या आर्थिक सुधारों के कंपोनेंट क्या हैं? तो भाई इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने उद्योग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि सरकार ने पहले क्या करा था, उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण कर दिया था। ठीक है, कि 17 जो है पहले सबको 17 उद्योग अपने लिए कर लिए थे, 12 निजी के लिए कर लिए थे और लाइसेंस कर दिया था। तो कह रहा है अभी करंट में ऐसे कितने उद्योग हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी है? ये क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है आपसे कि अभी करंट में, प्रेजेंट में ऐसे कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो बिना लाइसेंस के ओपन नहीं हो सकती? तो अभी ओनली केवल 5 ऐसी इंडस्ट्री हैं, जैसे में गोला बम बारूद, सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, केवल 5 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इंडस्ट्री खोलना चाहते हो उसके लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी नहीं है। 12वां क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो कह रहा है विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का क्या अर्थ है? मतलब कौन कहता है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, केंद्रीकरण, इसमें से कौन सा वर्ड जो है ये कहता है कि जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना वो एक मार्केट है, एक बाजार है। सो गाइज ये जो है वैश्वीकरण कहता है कि अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण कीजिए, एक बाजार के रूप में उसको जो है ट्रीट कीजिए। ये वैश्वीकरण का मीनिंग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैश्वीकरण। उसके बाद कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का जो गठन है ये कब किया गया, कब स्टैब्लिश हुआ? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ? तो 1 जनवरी 1995 को WTO जो है स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत WTO का मेंबर कब बना तो भी आप इसके अंदर जो है यही आंसर लगा के आइएगा। उसके बाद बोलता है कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति कहलाता है। सरकार ने जितने भी बैरियर, जितने भी रूल रेगुलेशन लगा रखे हैं, अगर सरकार उन सबको हटा दे तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को गाइस हम उदारीकरण बोलेंगे। ये उदारीकरण का अर्थ लिखा हुआ है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कहता है कि उदारीकरण के कारण, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1000 बारी रिपीटेड क्वेश्चन है। उदारीकरण के अंतर्गत अब आरबीआई की जो भूमिका है वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर नियामक के स्थान पर डैश की किसकी चीज की हो गई है? अब पहले वो नियामक था, पहले वो रेगुलेटर था। नियामक का मतलब रेगुलेटर। कह रहा है अब क्या बन गया? सहायक या नियामक या सहायक दोनों, प्रतियोगी
या इसमें से कोई नहीं। सो गाइस पहले वो रेगुलेटर था, अब वो फैसिलेटर बन चुका है। तो फैसिलेटर को हिंदी में कहते हैं सहायक। तो पहले आरबीआई की भूमिका नियामक की थी, पहले वो सब कुछ खुद डिसाइड करता था, लेकिन अब वो फैसिलेटर है, अब वो कुछ भी डिसाइड नहीं करता, ब्याज दर वगैरह, ठीक है, सब कुछ मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंगली चलता है, जो करना है वो करिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल या पर्यटन उद्योगों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की जो अनुमति है वो कितनी कर दी गई। गाइज ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो अनुमति थी वो केवल 40% तक थी, ठीक है, लेकिन फिर इसको बढ़ाकर 51 से 100% तक कर दिया गया। जितना निवेश करना है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है करिए, ठीक है, अंधाधुन विदेशी विनिमय लाइए, जो करना है वो करिए। तो 51 से 100% आप इसके अंदर आंसर लगा के आएंगे। उसके बाद रिपीटेड क्वेश्चन 1000 बार आया हुआ कि जीएसटी जो है वो कब लागू किया गया। जीएसटी जो है गाइस ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी क्या है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जीएसटी जो है गाइस ये एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, 1000 बार आए हुए हैं। फिर कहता है कि जीएसटी जो है वो कितने प्रकार का होता है। सो गाइस जीएसटी जो है 3 प्रकार का होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। तो 3 प्रकार का जीएसटी होता है। फिर कहता है कि जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के होते हैं, जब बायर और सेलर एक ही राज्य के होंगे, तब कौन सा कर लगाया जाता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों या आईजीएसटी। गाइस आपको ध्यान रखना है, जब बायर और सेलर एक ही स्टेट के होते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों साथ साथ लगते हैं। और जब बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट के होते हैं, मान लो एक दिल्ली का एक यूपी का, तो उसमें जो है उसमें आईजीएसटी लगता है। जब बायर और सेलर डिफरेंट स्टेट के होंगे तो आईजीएसटी लगता है, और जब सेम स्टेट के होंगे तो भाई तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। और कितना कितना लगता है, 50-50% लगता है, ठीक है। मान लो आप जो है दोनों बंदे बायर और सेलर जो हैं दोनों दिल्ली के हैं, तो कोई उसको सर्विस दे रहा है, तो सर्विस पे जो जीएसटी लगता है 18% का लगता है। तो 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा गाइस। अब कह रहा है जीएसटी की दरों के अनुसार सेवाओं पे कितना कर लगाया जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया कि सर्विस टैक्स जो लगता है जीएसटी के अंदर, हर चीज की जो रेट है, जो दर है वो तय है। तो कह रहा है सेवाओं पे कितना टैक्स लगता है। अगर आप किसी से कोई सर्विस लेते हैं तो 18% का सर्विस टैक्स लगता है, ठीक है। तो अगर जैसे सेम स्टेट से आप सर्विस ले रहे हो तो 9% लग जाएगा दोनों, और अगर डिफरेंट स्टेट से ले रहे हो तो टोटल आईजीएसटी लग जाएगा 18% का। उसके बाद कहता है कि 1991 के विदेशी विनिमय सुधारों के अंतर्गत कौन सी विनिमय दर को जो है अपनाया गया। गाइस हम पहले जो है फोकस करते थे स्थिर विनिमय दर के अंदर, ठीक है, पहले हमने स्थिर विनिमय दर को अपना रखा था, लेकिन जब हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया तो विदेशी विनिमय सुधार के अंदर हमने स्थिर विनिमय दर को छोड़कर हमने जो है लचीली विनिमय दर को अडॉप्ट किया। ये आपको ध्यान रखना है। स्थिर विनिमय दर एक ऐसी विनिमय दर होती है जिसमें सरकार खुद डिसाइड करती है, और लचीली विनिमय दर एक ऐसी विनिमय दर होती है जिसमें मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं, मांग और पूर्ति की शक्तियां डिसाइड करती हैं। विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्तियां डिसाइड करती हैं कि क्या होगी दर। पहले हम स्थिर को अपनाते थे, लेकिन जब हमने रिफॉर्म्स को अपनाया तो हम स्थिर से लचीली पे आ गए। और अपनाने से पहले एक बार सरकार ने डीवैल्यूएशन कर दिया अपनी करेंसी का, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है गाइस, जैसे $1 मान लो 50 रुपए का है, अगर $1 60 रुपए का कर दे सरकार, ठीक है, तो उस चीज को अवमूल्यन बोलेंगे। तो था तो स्थिर विनिमय दर, पहले अवमूल्यन करा, ठीक है। इसका आयात और निर्यात को देखते हुए देखा जाता है कि अवमूल्यन करना है या रिवैल्यूएशन करना है या डिवैल्यूएशन करना है, क्या करना है। तो उस टाइम सरकार ने अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन किया, और फिर लचीली विनिमय दर को अपनाया। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 24 में कि वो सामान्य प्रक्रिया, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, वो सामान्य प्रक्रिया जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है या उसका प्रबंध करता है, उसको जो है क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है। तो गाइज उसको निजीकरण कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है जब कोई भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी को गवर्नमेंट टोटली बेच देती है विद ओनरशिप, तो उसको भाई निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अब उसका जो ओनर है वो एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल बंदा हो जाएगा, तो वो प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो कहता है जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों का एक भाग निजी निवेशकर्ताओं को बेच देती है, वो क्या कहलाता है। यहाँ पे गाइज ऊपर वाले क्वेश्चन में
24वें में सरकार सारे के सारे शेयर और विद ओनरशिप सब कुछ बेच देगी, वो निजीकरण है, ठीक है। लेकिन जब सरकार केवल कुछ शेयर बेचती है, लिखा है शेयरों का एक भाग, केवल कुछ शेयर बेचती है और ओनरशिप सरकार के पास ही रहती है, तो उसको गाइज डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि निजीकरण का क्या मतलब है, सामाजिक हित, सब हित, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक हित का बात होता है समाज के बारे में बात करना, सोशल वर्क करना। सब हित का मतलब होता है सेल्फ इंटरेस्ट, अपने बारे में सोचना। तो गाइज निजीकरण के अंदर जब सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो गाइज उसका मतलब होता है कि भैया प्राइवेट वाला बंदा काम करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसको केवल दुनिया जाए भाड़ में, उसको कोई परवाह नहीं। सिंपल सी बात है, गाना आपने सुना ही होगा। तो भाई सेल्फ इंटरेस्ट पे फोकस करता है निजीकरण, ना कि समाज के कल्याण पे। उसके बाद आती है बात क्वेश्चन नंबर 27 पे कि एक ऐसी प्रणाली जिसके अंतर्गत व्यवसाय संबंधी सेवाएं बाहर से किराए पर ली जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं। कि जो काम हम खुद कर सकते हैं वो काम हम खुद ना कर कर किसी दूसरे बिजनेस से, किसी दूसरी कंपनी से हम करवाते हैं रेंट पे लेके। सो गाइज उसको आउटसोर्सिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोले तो बाहरी स्रोत या बाह्य प्रापण भी आप इसको कह सकते हो। इंग्लिश में याद रखना है आउटसोर्सिंग कहलाता है ये चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जो है गाइज आउटसोर्सिंग का सेंटर क्यों बनता जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ही चीप और स्किल्ड लेबर जो है वो अवेलेबल है, इसलिए दूसरे देशों की कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं, अपनी कंपनीज को खोल ली हैं और आउटसोर्सिंग का जो है आउटसोर्सिंग का गाइज काम कर रही है। आउटसोर्सिंग किसी भी चीज की हो सकती है गाइज, कॉल सेंटर, फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट, हर चीज की आउटसोर्सिंग होती है, ठीक है। इसलिए दूसरे देशों की कंपनियां भारत के अंदर आकर अपनी कंपनीज खोल ली हैं क्योंकि यहाँ पे उनको लेबर सस्ती मिलती है और स्किल्ड लेबर मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया आखिर क्यों सेंटर बनता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि जब एक देश द्वारा दूसरे देशों के साथ व्यापार होता है तो उसको क्या कहते हैं, उस समझौते को। तो गाइस उस समझौते को जो है द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, जब दो देशों के बीच में चलता है। अगर वो यहाँ पे इसको पलट के ये बोल देता जब एक देश बहुत सारे देशों के साथ करता है, सो गाइस वो बहुपक्षीय व्यापार कहलाता है। द्विपक्षीय के अंदर दो देशों के बीच में व्यापार, बहुपक्षीय के अंदर बहुत सारे देशों के बीच में व्यापार। उसके बाद कह रहा है कि इनमें से कौन एलपीजी का सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव इफेक्ट पूछ रहा है। एलपीजी ने मुद्रास्फीति पे रोक लगाई, राजकोषीय घाटे पे रोक लगाई, फॉरेन एक्सचेंज में इंक्रीमेंट करी, या इसमें से सभी। सो गाइस ये सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। एलपीजी के कारण ही इन्फ्लेशन, राजकोषीय घाटा, फॉरेन करेंसी, क्योंकि ये सब बहुत बढ़ रहे थे ना उस टाइम पे, उसी को कंट्रोल में करने के लिए हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया था। तो ये इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 30वें में कहता है कि इनमें से कौन एलपीजी का नकारात्मक प्रभाव है। तो एलपीजी के अंदर जो है कृषि को टोटली अवॉइड किया गया है, ठीक है, इसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। उपभोक्तावाद का फैलाव, इसका मतलब ये होता है आज हमारे पास अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी वस्तुएं जिसको कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, ज़रूरत भी नहीं है फिर भी कर रहा है। एक तरफा समृद्धि है क्योंकि मोस्टली अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सारी बातें यहाँ पे ठीक लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि डीमोनेटाइजेशन कब हुआ है। तो भाई 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ये डेट तो कोई भूल ही नहीं सकता है। तो डीमोनेटाइजेशन को विमुद्रीकरण कहते हैं। वह सामान्य प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी मौद्रिक करेंसी की इकाई का वैधानिक दर्जा वापस ले लिया जाता है वो क्या कहलाता है। तो ये गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने यहाँ पे विमुद्रीकरण का अर्थ लिख दिया, जिसमें सरकार क्या करती है, किसी भी मौद्रिक करेंसी का वैधानिक दर्जा वापस ले लेती है कि भाई और बहनों आज रात 12 बजे से 500 1000 के नोट, अब नोट जो है नहीं रहेंगे, आप इससे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल नहीं है। तो गाइज वो डीमोनेटाइजेशन कहलाता है, विमुद्रीकरण कहलाता है। उसके बाद कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गैट की स्थापना जो है वो कब हुई थी। गाइज गैट जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि विदेशी व्यापार को बढ़ाने पे फोकस करती थी कि सभी देश आपस में फ्रीली इंटरनेशनल ट्रेड कर सकें, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती थी। तो इसकी जो स्थापना है वो 1948 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इतनी पावरफुल नहीं थी, तो इसको खत्म करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो क्वेश्चन में पूछता है WTO को किसने प्रतिस्थापित किया।
तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO की जो स्थापना है वो कितने देशों के साथ हुई भाई? 1948 में गैट की स्थापना कितने देशों के साथ हुई? तो कहता है गैट की स्थापना 1948 में हुई, तो आपको ध्यान रखना है 23 देशों के साथ मिलकर गैट की स्थापना हुई थी, मतलब 23 कंट्रीज जिसके मेंबर बनी, तब जाके इसकी स्थापना हुई, जो कि क्या काम करती है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का काम करती है कि देश आपस में फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरियर, कोई रूल रेगुलेशन ना हो। उसके बाद कहता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर। सो गाइज WTO का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर है। जिनेवा मिल जाए आपको या स्विट्जरलैंड मिल जाए, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो भाई ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कहता है कि वर्तमान में अभी WTO के कितने सदस्य हैं। सो गाइज WTO के अभी जो है 164 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। जो भी कंट्री WTO का मेंबर बन जाती है उसको WTO के रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ते हैं, जैसा WTO कहता है, ठीक है, और उसको फिर WTO के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, वो अपने रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकता। WTO की स्थापना कब हुई थी वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है, 1995 में ऊपर क्वेश्चन आ गया था अभी। उसके बाद है कि ये जो 164 सदस्य हैं, तो कहता है ये 164वां सदस्य कौन है भाई? 164वां अभी बना होगा ना, जैसे 161, 162, 163, ऐसे एक से एक देश इसमें जुड़ रहे होंगे। तो कह रहा है ये जो 164वां ये जो अभी बना है ये कौन सा देश है? तो गाइज अफगानिस्तान जो है बिल्कुल अभी अभी WTO का मेंबर बना है, ठीक है। 164वां सदस्य जो है वो इसका अफगानिस्तान है। तो अगले क्वेश्चन में कहता है कि भाई ये कब बना, फिर अफगानिस्तान जो है WTO का सदस्य कब बना? तो 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान जो है वो WTO का सदस्य बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक और सबसे खतरनाक क्वेश्चन कहता है कि 1991 में भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF से कितना ऋण लिया था? 6 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन या 9 बिलियन? गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है 7 बिलियन का लोन जो है भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF से लिया था आर्थिक सुधारों के टाइम पे, 1991 के टाइम पे। ये 40 क्वेश्चन बनते हैं गाइज आपके इस चैप्टर के, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको सारे बता दिए, जिन जिन क्वेश्चन के एग्जाम में आने की जो चांस हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है, विद आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसको कैसे ले सकते हो इस PDF को, ताकि आपको रिवाइज करने में जो है आसानी हो जाए। आपको जो है गाइज किसी भी ब्राउजर पर आना है, ठीक है, गूगल पे अपने फ़ोन में जो है सर्च करेंगे www.rdclasses.in, ठीक है, या rdclasses.online भी आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ होम, टेस्ट, बुकमार्क और यहाँ फ्री नोट्स दिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं आपको पता ही है रोज आपको डाल के दे ही रहा हूँ हर चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया चैप्टर नंबर 6, 1991 से आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQ। इस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसको लोड होने देंगे, जितना भी जो है ये आपका टाइम लेगा, ठीक है। इसको 5 से 10 सेकंड का ये टाइम लेगा। पूरी की पूरी PDF जो है ये आपके फ़ोन में लोड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे जो है ये राइट साइड का यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे डाउनलोड का। आपको क्या करना है, इस डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पूरी की पूरी PDF है जिससे मैं आपको अभी पढ़ा रहा था, ये पूरी की पूरी जो PDF है ये आपके फ़ोन में जो है डाउनलोड हो जाएगी और आप बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये पूरी की पूरी PDF जिससे मैं भी आपको पढ़ा रहा था, ये पूरी की पूरी PDF आप इसमें डाउनलोड जाएगी आपके फ़ोन में। यहाँ पे आपके डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा और आप बहुत ही ईजिली आप इससे अपनी जो है रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। 6 चैप्टर तक यहाँ मैंने डाल दिए। 5वें इससे अगर आपको और कोई से भी चाहिए, ठीक है, इसके नीचे 5वें की मिल जाएगी, इसके नीचे चौथे की मिल जाएगी, तीसरे की मिल जाएगी, दूसरे की मिल जाएगी, पहले की मिल जाएगी। तो जोन से भी आपको MCQ चाहिए वो यहाँ पे मैंने फटाफट डालता रह रहा हूँ। टर्म 1 के 2 चैप्टर और बचे हमारे, 2 से 3, ठीक है। उसके बाद ये हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम फोकस करेंगे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।